हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है अशोका, एक अनोखे सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोका एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शहरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं तो एक लंबा इतिहास है। हम जो चित्र नोटों के पीछे देखते हैं, रुपए पैसे में जब देखते हैं तो एक लंबा इतिहास है उसके पीछे। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। सारनाथ में। और सबसे पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था। कहाँ पर? पत्थरों को काट कर बनाया गया था और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक था अशोक। इतिहास में सबसे महानतम राजा अशोक था। इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानने की इन अभिलेखों में क्या लिखा है या समझने की कोशिश करेंगे, उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था या उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य ने कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। चाणक्य के कई भी विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। आइए वंश देखते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। वंश किसे कहा जाता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, उसे वंशज कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे। एक थे चंद्रगुप्त, दूसरा उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो यानी कि चंद्रगुप्त अशोक के दादा थे। अशोक के दादा थे। बिंदुसार उनका बेटा और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। बिंदुसार का बेटा अशोक था। अशोक के पिता बिंदुसार थे और दादा चंद्रगुप्त थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। अभी मानचित्र पे देखते हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। इन साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत तक। उज्जैन है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत तक
जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो पहले जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। ये जैसे लंपव हो गया, कंधार हो गया, मनसेरा, ये सब अशोक के शिलालेख हैं। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर हैं। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के राज्य कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे और उसी साम्राज्य में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। ज़्यादातर इलाके हिस्सा जंगलों से भरा था, पर वहाँ के लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीवन चलाते थे। मस्की, सोनती, सोपरा, पनगुरिया, सांची, ये सब कलिंग, ये सब अशोक के शिलालेख यहाँ पाए गए हैं। और वे लोग कौन सी भाषाएं बोलते थे, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य है जो राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं की ज़रूरत होती थी। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। उस समय अधिकारी हुआ करते थे क्योंकि शासन को चलाने के लिए। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। जो मौर्य साम्राज्य था वह बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास जो इलाके थे वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारक, व्यापारी आदि से इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा जो था उस समय तो अधिकारियों की नियुक्ति करता था उन सभी इलाकों के देखने के लिए, देखभाल करने के लिए, जैसे हो गए किसान, पशुपालक। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनकी सजा भी देते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे जो उल्लंघन करते थे, और कई अधिकारियों को भी वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। और मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। प्रादेशिक जो केंद्र थे, केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमतों पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के लिए रूप में इकट्ठा किए जाते थे। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव
हो इकट्ठा किया जाता था। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में फिर से अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि भाषा में थे।